हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ब्रेन डेस्क एडू में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक मॉडल पेपर। और अगर मॉडल पेपर की भी बात करें तो ये मॉडल पेपर आपका बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसका कोड है BP202T, ओके, उससे हम बात करने वाले हैं। बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर, क्योंकि आप सभी को पता है कि पेपर आपके बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। इस सेमेस्टर में समय बहुत कम मिल पाया है। 22 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है, जो अभी की 22 तारीख आने वाली है। ये जो एग्जाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एग्जाम है वो ऑब्वियसली 30 तारीख होने वाला है। तो आपके पास एक लंबा समय है इस सब्जेक्ट की तैयारी का। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो बैक्स हैं, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट फेल होते हैं वो इसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे ओवरऑल, अगर आप रिजल्ट उठाकर देखेंगे और उसका कंक्लूजन निकालेंगे तो इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा बैक आती है। एक बार अगर आपने इस सब्जेक्ट में बैक ले ली तो ये मान के चलिए कि आप 2-3 सेमेस्टर तो इसे नहीं क्लियर कर पाएंगे। और अगर अभी की बैक आपने क्लियर नहीं करी तो आप फिर थर्ड ईयर में नहीं जा पाएंगे, यानी कि 5th सेम में आप प्रमोट नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप इसे पास करना चाहेंगे, इसे क्लियर करना चाहेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक मॉडल पेपर बनाया है। उसी मॉडल पेपर पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एकदम हूबहू वैसा ही पेपर जैसा आपको फाइनल्स में पीयूटीज में देखने को मिलता है, वैसा ही पेपर एक यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद सोल्यूशन। ओके, इसका सोल्यूशन भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ मैंने एक दूसरा भी मॉडल पेपर बनाया हुआ है, उसे मैं यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। क्लियर है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस मॉडल पेपर की तैयारी कर ली पूरी तरीके से, ठीक है, अच्छे से सारे क्वेश्चन जो 7, 3 और 10 क्वेश्चन आते हैं उनकी अगर आपने तैयारी कर ली तो टॉपर तो नहीं कह सकता बट आप फेल नहीं होंगे। श्योर है, आई एम वेरी श्योर कि आप फेल नहीं होंगे। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं हम कि जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। देखो, पहले हम क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर मॉडल पेपर में, और फिर हम डिस्कस करेंगे इनका सोल्यूशन क्या है। जैसे देख रहे हैं मॉडल पेपर फर्स्ट है हमारा, ठीक है। सेकंड में इसी के साथ अटैच कर दूंगा तो आप वहां से देखेंगे, या फिर अभी हमारे पास बहुत एक लंबा समय है, मैं उसका भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट आप अगर बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगी। तो एक आप क्वेश्चन पेपर ही पढ़िए, 1-2 आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़िए, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। पूरा सिलेबस पढ़ने के चक्कर में अगर रहेंगे और तैयारी नहीं, अगर आपकी तैयारी तो ऑब्वियसली आप सिलेबस पढ़िए। अगर आपकी ठीक ठाक तैयारी है, पास होने लायक है, तो आप सिलेबस पढ़िए। लेकिन अगर अभी लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो फिर आप इस तरीके के क्वेश्चन पेपर यहाँ से पढ़ना, यहाँ से पढ़िए। आप AKTU की वेबसाइट से जाइए, वहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालिए, वहाँ से पढ़िए, ठीक है। कहीं से पढ़िए बट पढ़िए, ताकि आपकी बैक ना आए, आप फेल ना हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे पास सेक्शन 1 है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं पहले सेक्शन ए की। सेक्शन ए में ऑब्वियसली आप सबको पता है कि 10 क्वेश्चन होते हैं और वो 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे डिस्कस करे गए हैं। एक है आपका डिफाइन हाइपर कॉन्जुगेशन विद एग्जांपल। सेकंड है राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्लोरोब्यूटेनॉल, बहुत अच्छा कंपाउंड है, आगे हम देखेंगे। व्हाट इज एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, ओके। डिफाइन इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ आप न्यूक्लियोफाइल को भी यहाँ पर डिफाइन करें। गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हालांकि ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, बट क्योंकि आइसोमेरिज्म दी हुई है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में है, बट ऑप्टिकल भी आपको कहीं ना कहीं तैयार करके रखना है, उसकी डेफिनेशन वगैरह। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, बेयर टेस्ट किस लिए करते हैं, डिफाइन कॉन्जुगेट डाइंस। अच्छा, कॉन्जुगेट डाइंस के साथ में और जो टाइप्स हैं डाइंस के वो भी आपको तैयार कर लेने हैं, बस फॉर द इंफॉर्मेशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एस्टरिफिकेशन क्या होता है, तो ये सब हम एक एक करके जानेंगे। अभी पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास सेक्शन बी है। हम तेजी से थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाएंगे ताकि जो है बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। E1 E2, और E1 E2 पढ़ने के साथ साथ SN1 एंड SN2 को बेटा जरूर तैयार करें। हालांकि इसमें नहीं दिया हुआ है, बट जरूर तैयार करें। E1 E2 SN1 SN2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं, टेम्परेचर और सॉल्वेंट का कुछ छोटा छोटा सा फर्क है, उसे अगर आप समझ गए तो सब एक जैसे हैं, ओके। देन हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड क्वालिटेटिव टेस्ट किसके, अल्कोहल के। हम बात करेंगे एक्सप्लेन द डील द रिएक्शन विद मैकेनिज्म। फिर हम बात करेंगे सेक्शन आपके सी की। सेक्शन सी में ऑब्वियसली 7 क्वेश्चन होते हैं, और 7 क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं, लाइक
डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्क्राइब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड में होती है। एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्यों होते हैं, और फिर अगर उस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाए तो वो क्या इफेक्ट डालेगा इसकी एसिडिटी पर, यह हमें पढ़ना है। देन राइट द स्ट्रक्चर एंड फार्मास्यूटिकल यूजेस ऑफ ग्लिसरॉल एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, डिस्कस द प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आपके सिलेबस में वैसे तो नहीं मेंशन है डायरेक्टली, लेकिन जब आप इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पढ़ते हैं एसिड का, ठीक है, या फिर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन बेसिसिटी ऑफ अमीन, तो फिर आपको इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो आपको जो मैक्सिमम मार्क्स दिए होते हैं वो 75 दिए होते हैं। अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात करें 75 दिए होते हैं, बट आपको जो गेन करने होते हैं मान के चलिए 30 टू प्लस 30 आप मान के चलिए। इससे कम अगर आप लाते हैं तो फेल ही कहलाएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको मोटा मोटा 20 नंबर तो दे ही देते हैं, 20 से कम नहीं देते हो तो 50 हो जाएंगे, ठीक है। और जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया होता है वो बेटा होता है एक्चुअल में 99 मार्क्स का, ठीक है। अगर टोटल हम जोड़ते हैं तो 99 मार्क्स का। आइए देख लेते हैं कैसे। तो अगर सेक्शन ए की बात करें, जो हमारा सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी में अगर हम बात करें तो 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और वहीं पर सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो आप पाएंगे 7 क्वेश्चन 7-7 नंबर के, यानी 49। तो हम इसको जब ऐड करते हैं तो हो जाता है हमारा 99। 99 में आपको लाने हैं जस्ट 30, 32, 35 पास होने के लिए। रिमेंबर, पास होने के लिए, ये आपका गोल नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका गोल है तो आप मान के चलिए आप नंबर लेके आएंगे 15, और 15 लेके आएंगे तो फेल हो जाएंगे फिर, है ना। तो गोल ये नहीं रखना है, गोल रखना है 45-50 का, तब आप जाकर के अचीव करेंगे 30। ओके, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं जो सोल्यूशन हमने आपको यहाँ पर बनाया हुआ है, वो सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। तो देख लेते हैं पहले कैमरा हमारा सही तरीके से चल रहा है या नहीं। बढ़िया, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारा सेक्शन ए है, सेक्शन ए में दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन था हाइपर कॉन्जुगेशन का। हाइपर कॉन्जुगेशन को डिफाइन करना था। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सिग्मा बॉन्ड यूजुअली CH टू एन एडजेसेंट एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल पाई सिस्टम विच स्टेबलाइजेज द मॉलिक्यूल। आप समझो, पहले तो डेफिनेशन को याद करना है। सबसे पहली चीज होता कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। लाइक C और यहाँ पर मान लेते हैं 3 हाइड्रोजन हैं, कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ओके, अब देखो जरा, अगर ये कहा जाए आपसे सपोज कि इस पे एक हाइलाइट था, और हाइलाइट जब जाएगा तो अपना निगेटिव चार्ज लेकर के, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब इसके एडजेसेंट पर जो कार्बन होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। तो यहाँ से ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इधर देगा और H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो ये बनाएगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H, और ये वाला हाइड्रोजन अलग निकल गया। ऐसा करते करते 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। कितने बनेंगे? 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। इसी चीज को जो इधर सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है, इसी को कहते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आप इसमें ये एग्जांपल भी दे सकते हैं। राइट स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्लोरोब्यूटेनॉल। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है क्लोरोब्यूटेनॉल का। अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो देखो फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ स्ट्रक्चर है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, लाइक CH3OH CH3 और यहाँ पर Cl, इधर Cl और ये Cl। तो ये आपका हो जाता है बेटा क्लोरोब्यूटेनॉल। इसी का एक दूसरा नाम भी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राईक्लोरो टर्सरी ब्यूटेनॉल, ट्राईक्लोरो टर्सरी, ये 1 2 3 और ये फिर ब्यूटेनॉल। ओके, यूजेस की अगर हम बात करें तो सिंपली जो यूजेस यहाँ पर दिए हुए हैं बहुत ही आसान है। और मुझे पता है जब आप लोग यूजेस में लिखते हैं तो यूजेस में ऐसे याद करके नहीं लिखते, हुए तो फैक्ट है, कोई नहीं लिखता, ठीक है। बट आपको मोटी मोटी चीजें कम से कम पता होनी चाहिए। जैसे जो सबसे पहला यहाँ पर यूज दिया गया आपका, यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस लाइक आई ड्रॉप एंड इंजेक्शंस। सेडेटिव भी है एंड हेपेटिक्स भी है, एंड एंटी मलेरियल एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। क्लियर? देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर C, व्हाट इज एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो ये बेटा आप जाएंगे जब आप रिएक्शन पढ़ रहे होंगे, जैसे E1 E2 जब आप पढ़ रहे थे, ठीक है,
इस तरीके की जो रिएक्शन पढ़ेंगे वहां पर, सॉरी E1 E2 नहीं, हम बात करेंगे जब एल्कीन की रिएक्शन पढ़ रहे थे। किसकी? एल्कीन्स की जब आप रिएक्शन पढ़ रहे थे। एल्कीन में जब आप रिएक्शन पढ़ोगे तो सिंपली कहा गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर ऐसा हो कि इसमें HBr को जुड़ना हो तो ये बताओ कहाँ Br जुड़े, क्योंकि बनने को तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसको एल्कीन में लाइक CH3 CH CH2, तो यहाँ पर जो HBr जुड़ना चाह रहा है, ठीक है, H यहाँ जुड़े कि यहाँ, जैसे कि CH3 CH CH3 Br CH3 CH2 CH2 Br। अब मुझे बताओ कि कहाँ पर जुड़े, ठीक है, इस पोजीशन पर Br जुड़े या फिर इस पोजीशन पर, हालांकि Br नहीं, CH की बात होगी, H कहाँ जुड़े, H यहाँ जुड़े या फिर यहाँ जुड़े। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? इट इज एन एडिशन रिएक्शन वेयर H अटैचेस टू द कार्बन हैविंग फ्यूअर हाइड्रोजन। कहाँ अटैच होगा? जहां पर कम हाइड्रोजन होंगे। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहां देखो ये वाला H यहां आकर के जुड़ेगा और Br यहां आकर के जुड़ेगा। तो ये होता है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, अपोजिट टू द मार्कोनिकॉफ रूल। और अगर मार्कोनिकॉफ की बात करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट होगा ये, इसे बोलते हैं मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है सेम क्वेश्चन का, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन इलेक्ट्रोफाइल, और मैंने आपसे पहले ही कहा कि इलेक्ट्रोफाइल को जब आप डिफाइन करते हैं तो साथ में आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है, क्लियर है? एक मिनट। An electrophile is a species that electron deficient and accept an electron pair। क्या है होता है? सबसे पहले समझो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और कमी होगी जिस पे प्लस चार्ज होगा, जैसे कि H प्लस दिखाया गया है, NO2 प्लस दिखाया गया है। इनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। वहीं पर अगर हमने कहा न्यूक्लियोफाइल, तो आप क्या कहेंगे? एन न्यूक्लियोफाइल इज अ स्पीसीज दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में होंगे, जैसे कि O नेगेटिव कहीं आ रहा है या फिर ऐसे करके आएगा OH नेगेटिव, ठीक है, इसके पास क्या है? एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? गिव द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल अल्कोहल। कैसे? तो सबसे पहले तो बेंजीन आपको बनानी है, और बेंजीन पर CH2 OH लगा देना है, बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको एटलीस्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म वेयर कंपाउंड हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट एंड रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। स्पेस में अरेंजमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम पूरे के पूरे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर रहे होते हैं। ओके, तो अभी हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके साथ में बात कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो समझो अगर कोई कंपाउंड PPL यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है, कहां पर? क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वही यहां पर दिया हुआ है। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप अगर लिखना चाहो तो लिख लेना यहाँ पर बेटा टार्ट्रिक एसिड। देन डिफाइन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि S1 अगर आपको डिफाइन करना हो, या फिर SN1 एंड SN2 को डिफाइन करना हो, वही होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। उसी को यहाँ पर डेफिनेशन पूछ रहा है, अ रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस अ लिविंग ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के लिए समझो जरा CH3Cl, या फिर इसको ऐसे समझो जब हम SN1 की बात करें CH3OH। ओके, और यहाँ पर मान लेते हैं HCl से या किसी और उससे रिएक्शन हो रही है, तो होगा क्या? यहाँ से OH निकले और आकर के Cl जुड़ जाए। कौन निकले? यानी CH3Cl हो जाए प्लस H2O निकल जाए। मतलब एक देखो यहाँ पर HCl कैसे टूटता है? Cl निगेटिव में, OH यहाँ से निकल गया, OH कैसे निकलेगा? निगेटिव लेकर के, और यहाँ पर क्या होगा?
ये आकर के जुड़ जाएगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरी न्यूक्लियोफाइल को सब्सटीट्यूट कर दिया, एक अपनी जगह से रिप्लेस कर दिया, इसे बोला गया न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is Bayer's test? Bayer's test basically used for the डिटेक्शन ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस, या फिर सैचुरेशन के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज किया जाता है यूजिंग कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन केमेनोफोर। ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें तो जो केमेनोफोर का कलर होता है कैसा होता है, पर्पल होता है। वो पर्पल कलर क्या हो जाएगा बेटा, डिसअपियर हो जाएगा, या इसी को बोलते हैं डीकलराइजेशन। और जैसे डीकलराइजेशन होगा आप कह सकते हैं कि वहां पर वो जो गिवन कंपाउंड है जिसका आप टेस्ट कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं अनसैचुरेशन है। क्या है, अनसैचुरेशन है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम बात कर लेते हैं बेटा कॉन्जुगेटेड डाइन्स की, है ना। देखो कॉन्जुगेटेड डाइन्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन्स यानी दो इन यानी दो डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं दिखने चाहिए, जैसे कि यहाँ एग्जांपल पे दिया हुआ है लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो एक और दो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक और ये दो और एक के बाद एक दिए हुए हैं, मतलब पाई सिग्मा पाई, ये पाई देन सिग्मा देन पाई, इसे बोला जाता है कॉन्जुगेटेड डाइन्स। ओके, लिखा भी है अ डाइन विच टू डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड। इसी के साथ साथ बेटा दो और होते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन के साथ साथ दो और होते हैं। कौन से दो होते हैं, एक होते हैं क्यूमुलेटिव और दूसरे होते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड क्यूमुलेटिव की अगर हम बात करें तो लाइक CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C फिर डबल बॉन्ड CH2, यानी एक के बाद एक आपका इन आ गया, डाइइन। ओके, ये भी डाइइन है बट इसे क्यूमुलेटिव बोलते हैं। आइसोलेटेड की अगर हम बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड C फिर CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH और ये CH2। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है और इसके बीच में यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड है, तो इसे बोला गया आइसोलेटेड। क्या बोला गया, आइसोलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन? एस्टेरिफिकेशन की अगर हम बात करें, देखो ध्यान से, एस्टेरिफिकेशन एस्टर का फॉर्मेशन which carboxylic acid react with an alcohol when the carboxylic acid react with alcohol। carboxylic acid यानी RCOH और OH यानी अल्कोहल, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो RCOR बनाते हैं, इसी को हम कहते हैं एस्टर, और इस प्रोसेस को कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। ओके, नाउ द सेक्शन नंबर नेक्स्ट, सेक्शन बी। सेक्शन बी में जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आपको दो क्वेश्चन करने होते हैं जिनमें से तीन यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तीन में से आपको दो, एक ऑप्शन होता है आपके लिए। तो सबसे जो पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो है E1 एंड E2 रिएक्शन। E1 और E2 की बात करते हैं तो E1 यानी एलिमिनेशन, E यानी एलिमिनेशन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। कैसी रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। डेफिनेशन, मैकेनिज्म, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और उसकी कंडीशन भी डिस्कस करेंगे। इट इज अ टू स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच द रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट यानी दिस वन, इसकी कंसंट्रेशन पर जो रेट है वो डिपेंड करता है, और क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन पर, सिर्फ एक की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। रिएक्शन रेट डिपेंड ओनली ऑन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिक्वायर्ड वीक बेस। इसकी रिएक्शन के लिए हमें एक वीक बेस लाइक वाटर को भी हम ले सकते हैं, CH3OH यानी अल्कोहल का भी ले सकते हैं। सॉल्वेंट यूज विल बी पोलर प्रोटिक। अब पोलर प्रोटिक ही क्यों यूज करते हैं, इस पे नहीं जाएंगे, क्यों, उस पोलर प्रोटिक का होना बहुत जरूरी है, वो इसके बॉन्ड को वीक करता है। ठीक है, CH और Cl के बॉन्ड को वीक करता है। तो यहाँ पर देख रहे हो ये आपके पास एल्केल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन वाटर प्लस हीट कराया गया और एक अनसैचुरेटेड आपको कंपाउंड मिल गया यानी एल्कीन मिल गया। तो एल्कीन की अगर आपसे कभी सिंथेसिस पूछी जाएगी तो आप बढ़िया से E1 बता सकते हैं। ओके, मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म बहुत आसान है, बहुत सरल है, मैंने पहले ही करके यहाँ पर रख लिया है, अलग से मैं आपको नहीं बताने वाला। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, E1 में दो स्टेप में ये रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और ये स्लो स्टेप होता है, इसीलिए हम इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन बेटा यहाँ रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है। देन स्टेप नंबर 2 में बेस रिमूव द बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन यानी इसके रिस्पेक्ट में ये और ये बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब क्या होता है देखो जरा,
यहाँ से ये वाला प्रोटॉन हटेगा, और जब प्रोटॉन यहाँ से हटेगा तो ये डबल बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा और ये एक एल्कीन बना देगा। हीट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? देन नेक्स्ट अगर हम बात करें फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो इस रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। यहाँ पर स्टेबिलिटी का मतलब समझो, इससे पहले जो हमने देखा वो इस तरीके का कार्बोकेटायन बनना था CH3 CH और ये बेटा 2 डिग्री कार्बोकेटायन था। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ये कहता था 2 डिग्री कार्बोकेटायन था। 1 डिग्री अगर होता इसी की जगह पे, जैसे CH3 CH2 प्लस, ओके, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। और वहीं पर CH3 CH3 ये होता, तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ठीक है, और ये 3 डिग्री है। तीनों में अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा तो इसमें सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 डिग्री इसमें फेवर करता है। ऑर्डर भी यहाँ पर दिया हुआ है 3, 2 and 1। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप सॉरी, तो जो जल्दी लीव करेगा रेट ऑफ रिएक्शन उसके साथ उतनी नहीं ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पर I सबसे जल्दी लीव करता है, फिर Br, फिर Cl, फिर F लीव करता है। देन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर E1, ठीक है, पोलर प्लस प्रोटिक जो सॉल्वेंट होते हैं, पोलर यानी पोल्स बनने चाहिए, जैसे कि वाटर की ही बात कर लो, ओके। अब इसमें देखो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे फिर से डेल नेगेटिव, तो पोलर है। प्लस इसके पास प्रोटॉन्स हैं, क्या है, H यानी प्रोटॉन्स हैं। तो इस तरीके के सॉल्वेंट इस रिएक्शन को फेवर करते हैं। हायर टेम्परेचर फेवर द एलिमिनेशन, इसीलिए आपने ऊपर देखा था कि रिएक्शन में इस तरीके का साइन बना हुआ था, यानी उसे हमें हीट करना है, ओके। वीक बेस लाइक वाटर और एल्कोहल फेवर द E1। अब वीक बेस ही क्यों यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि वीक बेस कार्बोकेटायन बनने का वेट करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कार्बोकेटायन बनने का वेट नहीं करेगा, वो तुरंत रिएक्ट करेगा, ओके। इसलिए यहाँ पर हम वीक बेस का यूज करते हैं। अब देख लेते हैं E2 हमारी जो रिएक्शन है बेटा, E2 को ध्यान से देखो, इसके जो फैक्टर है, फिर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूंगा। E2 1 स्टेप रिएक्शन है, पहली बात तो। देन रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप अकर साइमल्टेनियस, यानी यहाँ पर जो हाइड्रोजन रिमूव होगा और जो लिविंग ग्रुप होगा वो एक साथ जो है प्रोसेस होंगी, अलग अलग नहीं होंगी। जैसे कि वहां पर क्या था, पहले लिविंग ग्रुप निकल रहा था, फिर कार्बोकेटायन बनना था, फिर जो ये वाला हाइड्रोजन था आपका बीटा हाइड्रोजन वो निकल रहा था, ओके, तब जाकर के एल्कीन बनना था। लेकिन इसमें दोनों चीजें एक साथ होंगी, तो इसीलिए कहा गया इसे ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कितने स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड किस पे करता है, एल्किल हैलाइड और बेस दोनों पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसे बोला गया सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। क्या बोला गया, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड बेस, इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक भी है और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसका जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड करता है एक तो एल्किल हैलाइड और दूसरा जो बेस है, यानी सबस्ट्रेट और बेस दोनों पे डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग बेस की यहाँ पर नीड पड़ती है, वहां पर क्या था वीक बेस था। लिविंग ग्रुप लिव साइमल्टेनियसली, मैंने आपसे पहले ही बता दिया। डबल बॉन्ड फॉर्म एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम का मतलब ये है बेटा कि लिविंग ग्रुप भी निकल रहा होगा, हाइड्रोजन भी वहां से निकल रहा होगा, तो दोनों चीजें एक साथ होंगी और एल्कीन एक साथ ही बनेगा। मैकेनिज्म की कुछ बात कर लेते हैं, फिर हम इधर जो फैक्टर लिखे हुए हैं उनकी बात करेंगे। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है मैकेनिज्म, ऐसे देख लीजिए, यहाँ ध्यान से देखो। तो ये एक एल्किल हैलाइड है, बेस यानी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक, चलो NaOH मान लेते हैं, इससे OH निगेटिव आ रहा होगा, ओके। तो यहाँ जो B लिखा हुआ है एक्चुअली यहाँ पर मान के चलते हैं जो बेस होगा वो इस हाइड्रोजन को निकाल रहा होगा और ये बॉन्ड इधर की तरफ ट्रांसफर होगा और Cl यहाँ से धीरे धीरे निकल रहा होगा। तो जैसे ये सब प्रोसेस हो जाएगी तो इस जो सेंटर की जो प्रोसेस है, जो इंटरमीडिएट है, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट के बाद में यहाँ पर बन के आता है आपका एक एल्कीन। तो अगर ध्यान से आप समझें, E1 में ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही थी, वहीं E2 में ये एक ही बार में पूरा मैकेनिज्म हो रहा है हीट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर अलग से मैंने रिएक्शन नहीं दिखाई है आपको, यहाँ पर सिंपली क्या किया, पूरा मैकेनिज्म दिखा दिया गया। फैक्टर की अगर हम बात करें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। पहला स्ट्रॉन्ग बेस फेवर E2, देन टर्सरी एल्किल हैलाइड फेवर एलिमिनेशन, ये तो वही बात होगी जो इससे पहले आपने पढ़ी थी। बेटर लिविंग ग्रुप ऑब्वियसली, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हम यहाँ पर यूज करते हैं, क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास E2 रिएक्शन। नेक्स्ट
डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ एल्कोहल। अब ये क्या होते हैं? एक तो एल्कोहल समझो क्या होता है, जहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ वो एल्कोहल है, और इन्हीं के प्रिपरेशन और इनके हम क्वालिटेटिव टेस्ट की बात करने वाले हैं। एल्कोहल आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप लाइक ROH, और इसका एक कॉमन फॉर्मूला दिया हुआ है। एग्जाम्पल जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, यहाँ पर दिया हुआ जो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ एक्वस एल्कली टू फॉर्म एल्कोहल। क्या कह रहा है? एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ एक्वस एल्कली, एक्वस एल्कली यानी ये KOH, और किसके साथ? तो एल्किल हैलाइड यानी CH3Cl टाइप का। अब यहाँ पर जो दिया हुआ वो है CH3CH2Cl। इससे रिएक्शन करवाएंगे तो एक KCl बाहर निकलेगा। ऐसे आप समझ लो ये KCl यहाँ से निकल रहा है और OH आकर के यहाँ जुड़ जा रहा है, बट मैकेनिज्म में ऐसा नहीं होता। जब हम रिफ्लेक्स करते हैं तो यहाँ पर आप पाएंगे एक एल्कोहल आ जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी वाटर का एडिशन। हाइड्रेशन, आप हाइड्रेट रहते हो ना, पानी पीते हो तो हाइड्रेट रहते हो, उसी तरीके से एडिशन ऑफ वाटर। ओके, एडिशन ऑफ वाटर। एल्कीन में अगर हम वाटर ऐड करें तो देखो वाटर कैसे होता है, HOH, ये दोनों इधर जाएंगे तो आप कह सकते हो हाइड्रोजन एक यहाँ अटैच हो गया और ये आकर के यहाँ जुड़ गया, वही आपको बनाएगा, क्या बनाएगा ये CH3CH2OH, एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड यानी H2SO4। नेक्स्ट रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड में हमने क्या किया? हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, किसकी प्रेजेंस में? तो NaBH4 की प्रेजेंस में कर दिया और आपको मिल जाएगा एक एल्कोहल। देन रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है? तो अब पहले एल्डिहाइड का था, अब कार्बोक्सिलिक एसिड का था। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की प्रेजेंस में करवाएंगे हम और हमें फिर से मिल जाएगा एक CH3CH2OH। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिड्यूसिंग गिव प्राइमरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल देता है? प्राइमरी एल्कोहल देता है। तो ये हो गए कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर फॉर द एल्कोहल। नाउ हियर इज द क्वालिटेटिव टेस्ट। सो कई सारे टेस्ट आपको दे रखे हैं, लाइक 6 टेस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। 6 की हम थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे, स्पीड में बात करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, सबसे पहले तो सोडियम मेटल टेस्ट। रिएक्शन अगर आपको याद रहती है तो लिखिए, नहीं याद रहती है तो रहने दीजिए। आपको क्या करना है? सिंपली ऑब्जर्वेशन लिखना है। एल्कोहल Na के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर देखो RONA बनाता है और वो ब्रिक एफर्वेशन ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एक ठीक है, एक ब्रिक्स रेड कलर का हल्का सा एफर्वेशन होगा हाइड्रोजन गैस का, वो कंफर्म करेगा कि एल्कोहल प्रेजेंट है। एस्टर के साथ में एस्टर टेस्ट जब हम करेंगे तो ROH प्लस CH3COH और H2, तो ये दोनों मिलते हैं। तो अभी आगे हमने पढ़ा था एस्टरिफिकेशन में, ये क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। और अगर एस्टर बनना है इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं एल्कोहल प्रेजेंट है, तो फ्रूटी स्मेल ऑफ एस्टर प्रोड्यूस, ये इंडिकेट करेगा कि इसमें कहीं ना कहीं OH है, ROH। ओके, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ROH सेरिक अमोनियम नाइट्रेट स्टार्ट करेंगे तो कलर्ड कॉम्प्लेक्स कैसा कलर? रेड और ऑरेंज कलर आएगा, वो दिखाएगा कि कहीं ना कहीं एल्कोहल उसमें प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एल्कोहल उसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट लुकास टेस्ट। ये HCl यानी एसिड के साथ सिंपली किया जाएगा, तो टर्सरी एल्कोहल इमीडिएट टर्बिड हो जाना यानी धुंधले से हो जाएंगे। सेकेंडरी जो होंगे टर्बिडिटी आफ्टर फ्यू मिनट, बट प्राइमरी नो टर्बिडिटी। तो हम कह सकते हैं कि बढ़िया सा अगर टेस्ट देखें तो हम टर्सरी के लिए इसे कर सकते हैं, तुरंत टर्बिड हो जाएगा। 2nd डिग्री होगा तुरंत टर्बिड नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। 1 डिग्री होगा वो थोड़ा सा नो टर्बिड एट रूम टेम्परेचर, आपको इसे हीट करना पड़ेगा। तो सिंपली ये इसके लिए प्राइमरी टेस्ट हो सकता है। क्रोमिक एसिड के साथ अगर हम करेंगे तो RCH2OH और ऑक्सीडेशन होगा तो ऑरेंज कलर प्रोड्यूस होगा। ऑरेंज कलर दिखाएगा कि कहीं ना कहीं रिएक्शन में क्या है? एल्कोहल है, कहीं ना कहीं आपके कंपाउंड में OH ग्रुप है। देन द नेक्स्ट वन इज 6 नंबर आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट की अगर हम बात करें तो देखो CH3CHOH एल्कोहल I2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और सिंपली बेसिक कंडीशन में तो येलोइश प्रेसिपिटेट देगा। कैसा देगा? येलोइश। और अगर येलोइश प्रेसिपिटेट दे रहा है तो इसका मतलब आपके सैंपल में कहीं ना कहीं एल्कोहल प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका क्वालिटेटिव टेस्ट एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले फोन को देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन डील-सल्टर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटी सी, बहुत ही आसान सी रिएक्शन है।
डील सल्टर रिएक्शन विद मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशंस। देखो सबसे पहले डील सल्टर रिएक्शन होती क्या है वो समझो। दिस इज एन साइक्लो एडिशन रिएक्शन। क्या है? साइक्लो एडिशन रिएक्शन है बिटवीन अ कॉन्जुगेटेड डाइइन एंड अ डाइइनोफिल। ये बेटा है कॉन्जुगेटेड डाइइन। इसको देखो जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इसी को इस तरीके से बना दिया गया है तो वही CH2 CH CH CH2। ओके, तो कॉन्जुगेटेड डाइन और इसे बोलते हैं डाइनोफिल। टू फॉर्म 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड, और वो 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सेन नहीं, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम द डाइन एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम द डाइनोफिल। इसीलिए क्या कहा गई थी? 4 और 2 साइक्लो एडिशन। 4 यहाँ से आते हैं, 2 यहाँ से आते हैं, इसलिए इसे कहा गया 4,2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। नाउ द रिएक्शन अकर इन अ सिंगल कंसंट्रेटेड स्टेप विदाउट फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। एक बार में पूरी रिएक्शन प्रोसीड होती है, तो इसमें रिएक्शन नहीं कोई है, सीधा सीधा ये मैकेनिज्म ही हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो जरा ध्यान से, आराम से समझना है। यहाँ पर क्या होगा? सिंपली ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे इधर मूव करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ट्रांसफर करेगा, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने इधर दे देगा। इससे होगा क्या है कि एक रिंग का फॉर्मेशन होगा। ये यहाँ पर रेड कलर से नए बॉन्ड दिखाए गए हैं और इसी को बोलते हैं साइक्लोहेक्सीन। एप्लीकेशन की बात करें, यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, इंपॉर्टेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ टर्पीन, स्टेरॉइड एंड एल्कलॉइड्स, used in the synthesis of medical compound and drugs, widely used for rapid carbon-carbon bond formation। इनके लिए भी यूज किए जाते हैं। अब देखो मैं इतनी तेजी से आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ, आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। अगर मैं बहुत डीप में आपको पढ़ाने लग जाऊँगा तो फिर मॉडल पेपर सॉल्व करने का, ठीक है, और फिर टॉपिक पढ़ाने का मतलब ही क्या हुआ। अगर हम देखें तो ये अपने आप में एक एक लेक्चर के टॉपिक है। साइक्लो एडिशन, E1 E2, प्रिपरेशन एंड क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ एल्कोहल, ये सब एक एक टॉपिक है। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, इन्हें एक ही वीडियो में खत्म करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आपको तेज बेटा चलना पड़ेगा। आप चाहे तो वीडियो को रिवाइंड कर करके देख सकते हैं। क्लियर है? नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेक्शन सी। सेक्शन सी का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन हमें करना है। किसका क्लासिफिकेशन? तो क्लासिफिकेशन करना है हमें आइसोमर्स का। तो सबसे पहले समझते हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, फिर हम आइसोमेरिज्म की जो क्लासिफिकेशन है उसको समझेंगे। The compound possess the same molecular formula but different from each other in physical and chemical properties are known as isomer and the phenomena are termed as isomerism। ये आइसोमेरिज्म का बेटा कुछ क्लासिफिकेशन है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में मेंशन है, आपको पढ़ना है। स्टीरियो आपके सिलेबस में नहीं मेंशन है, बट अगर क्लासिफिकेशन की बात होगी तो आप उसे क्लासिफाई करेंगे। तो समझ लेते हैं। देखो सिंपल सा है कि जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो RTFMCP, ठीक है। RTFMCP यानी वही चीजें यहाँ पर दी हुई है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में बात करें तो जैसे चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। और इधर अगर हम स्टीरियो की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशनल बेसिकली सेपरेबल होते हैं, इन्हें सेपरेट किया जा सकता है। कॉन्फॉर्मेशनल आप 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, इन्हें आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। देन ऑप्टिकल, जो लाइट की रिस्पेक्ट में बात हो रही हो, लाइट यानी PPL की बात हो रही हो। ज्योमेट्रिकल यानी सीस और ट्रांस, आपने बहुत पढ़ा होगा बेटा, सीस और ट्रांस की बात होती है। ऑप्टिकल में और क्या क्या होता है, एनेंसियोमर, डायस्टेरियोमर, RNSDNL की बात हम लोग करते हैं। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन फॉर द आइसोमेरिज्म। अब चेन क्या होते हैं, पोजीशन क्या होते हैं, फंक्शनल क्या होते हैं, ये आपको मैंने पढ़ा भी रखा है, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने पूरी डीप में पढ़ाया हुआ है। ये चीज़ें आप वहाँ से एक बार देख लें कि चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग, मेटामर और टोटोमर्स क्या होते हैं, और इनकी डेफिनेशन को जरूर तैयार कर लें, क्योंकि अगर इनकी डेफिनेशन पता होंगी तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। इनकी डेफिनेशन जरूर याद करें, ये सजेशन रहेगा मेरा यहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बात को समझना पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्केन। सब्स्टिट्यूशन यानी एक कोई आया और उसने दूसरे को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। एक आया दूसरे को रिप्लेस कर दिया। फ्री रेडिकल कौन कर रहा है? फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को क्या कर रहा है? हटा रहा है, रिप्लेस कर रहा है। ओके, रिप्लेस करने के बाद खुद जुड़ जा रहा है, और कहाँ पर? तो एल्केन्स में। आइए देख लेते हैं।
free radical substitution reaction which one or more hydrogen atom of alkane are replaced by another atom or group through a free radical mechanism। जैसे तीन यहाँ पर इसके स्टेप होंगे, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। CH4 यानी एल्केन है, Cl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और यहाँ पर ये एक एल्किल हैलाइड प्लस यहाँ पर एक और HCl बनाता है। ओके, क्या बनाता है? HCl बनाता है। ये जो रिएक्शन है ये H न्यू की प्रेजेंस में होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। जो सबसे पहला यहाँ पर स्टेप है बेटा वो है इनिशिएशन। इनिशिएशन यानी स्टार्ट करना, इनिशिएट करना। ओके, इनिशिएशन का मतलब क्या है कि सबसे पहले समझो, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, H न्यू यानी यूवी लाइट और हीट, क्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रेक होमोलिटिकली टू फॉर्म फ्री रेडिकल। होमोलिटिकली यानी लाइक Cl और Cl का बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इधर दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर, वही देखो तो एक फ्री रेडिकल ये है और दूसरा फ्री रेडिकल यहाँ पर है। तो ये क्या होते हैं? फ्री रेडिकल में डिवाइड हो जाते हैं। जब ये फ्री रेडिकल में डिवाइड हो जाएंगे तो अगला जो स्टेप होगा हमारे पास वो होगा प्रोपेगेशन। तो यहाँ पर बेटा नंबरिंग थोड़ी सी उल्टा हो गई है, ये आपका 2 नंबर होगा और ये आपका 3 नंबर होगा। प्रोपेगेशन की अगर हम बात करते हैं तो चीज़ों को आगे बढ़ाना, प्रोपेगेट करना। ओके, आपकी लड़ाई किसी से हो गई, या तो लड़ाई को शांत कर लो या तो लड़ाई को आगे बढ़ाते रहो, है ना, कुछ ऐसा। तो वहाँ पर एक फ्री रेडिकल बन गया। अब फ्री रेडिकल बन गया तो Cl क्या कहेगा? ना ना, अब मुझे तो अपना एक स्टेबल कंपाउंड बनाना है। तो ये क्या करेगा? इस CH4 से CH3 और H ऐसे कर लेते हैं, इससे एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर और इसके साथ बढ़िया सा HCl का मॉलिक्यूल बना लेगा और यहाँ पर ये मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट कर देगा। अब मिथाइल फ्री रेडिकल फिर से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, अनस्टेबल है ना, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। अब ये क्या करेगा? क्लोरीन के एक नए मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, कहेगा तुमने मुझे एकदम अनस्टेबल कर दिया, अब तुम्हें मैं करूँगा अनस्टेबल। तो ये इसको तोड़ेगा और इसके साथ में एक बढ़िया सा एल्किल हैलाइड बनाएगा और ये फिर से एक फ्री रेडिकल बन गया। अब फिर से ये वही प्रोसेस, इसीलिए आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक या तो ये ना खत्म हो जाए या तो Cl ना खत्म हो जाए रिएक्शन में। जब तक कोई एक खत्म नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन चलती ही रहेगी। तो अगला जो स्टेप इसे कहते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन यानी इनिशिएट, शुरू किया, जारी रखा और अब हम इसे खत्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम इसे खत्म कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। फ्री रेडिकल कंबाइन टुगेदर एंड स्टॉप द रिएक्शन। जैसे Cl फ्री रेडिकल बनाता तो Cl2 बन गया बेटा, CH3 Cl फ्री रेडिकल बनाता तो CH3 Cl बन गया, CH3 बनाता तो CH3 और CH3 यहाँ पर ये भी एक बाई प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में। कहीं भी हमने नहीं देखा बट ये एक बाई प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ से आपका जो भी रिएक्शन है एल्केन की वो बाइंड अप होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। जाहिर सी बात है आपने कार्बोनिल कंपाउंड पढ़े हुए। कार्बोनिल कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? जिसमें कहीं ना कहीं C डबल बॉन्ड O। अब वो क्या हो सकता है? वो एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो लाइक दिस कीटोन भी हो सकते हैं। और यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? एल्काइल ग्रुप, एल्काइल चेन, ठीक है। तो ये हमारे एल्डिहाइड होंगे, ये हमारे कीटोन होंगे। इनमें हमें देखना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी कोई न्यूक्लियोफाइल आ करके इसमें कैसे ऐड होगा ये हमें देखना है। निगेटिव वाला, जैसे Cn निगेटिव की रिएक्शन हम यहाँ पर देखने वाले कि वो आकर के कैसे यहाँ पर ऐड होगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आर रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन यानी वो कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ऑफ द कार्बोनिल कार्बन या फिर कार्बोनिल ग्रुप इन द एल्डिहाइड एंड कीटोन रिजल्टिंग इन एडिशन अक्रॉस द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बाद में एडिशन होगा। किसका एडिशन होगा? न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। कहाँ एडिशन होगा? तो कार्बन के उस कार्बोनिल के उस कार्बन पर जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा। ओके, मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं। एडिशन ऑफ HCN की हम बात करेंगे। इसमें जो स्टेप हम बात करने वाले हैं, एडिशन ऑफ HCN जस्ट बिकॉज HCN ब्रेक इनटू H++ Cn निगेटिव में टूटता है। तो Cn निगेटिव में देखोगे ध्यान से तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। और ये आकर के अगर इससे कहीं जुड़ जाए तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। और कहाँ जुड़ जाए, कहाँ ऐड हो जाए? तो कार्बोनिल ग्रुप में। ओके, जैसे स्टेप 1 की अगर हम बात करते हैं तो जो HCN है वो बेस की प्रेजेंस में कुछ इस तरीके से टूटेगा।
जब बेस के प्रेजेंस में वाटर बनाएगा तो Cn नेगेटिव यहाँ से निकलेगा, और वो Cn नेगेटिव देखो जरा ध्यान से समझो, जस्ट बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव और इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है, ओके, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज आया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, ये आकर के इस पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रिमेनिंग रह गया। तो ध्यान से समझो, जो H निकला है जो वाटर से, अब बेस से आया है तो फिर से वाटर बेटा टूटेगा ना HOH में, यहाँ से फिर से H प्लस आएगा और H प्लस आकर के इससे जुड़ेगा, इस तरीके के कुछ एक ये फाइनल कंपाउंड देगा, ठीक है। इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, कार्बोनिल साइनोहाइड्रिन। और ये जो स्टेप यहाँ पर स्लो स्टेप है, इसे बोलते हैं हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये स्टेप फास्ट होता है। तो रेट डिटरमाइनिंग का मतलब जितनी तेज ये स्टेप होगा उतनी तेज रिएक्शन होगी, ओके। नाउ हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से जो कार्बोनिल कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड और उस पर सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले तो ये समझो एसिड क्यों होते हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयन, डोनेट प्रोटॉन, दैट्स व्हाई दे आर एसिडिक इन नेचर। अच्छा, जो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद में जो ये पार्ट बचता है इसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बेस, ओके, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। अब देखो ध्यान से, इस पे अगर यहां पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान से समझो, ये जो COO नेगेटिव बचा, इसे कहा आपने कॉन्जुगेटेड बेस, और इस पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो ग्रुप किस तरीके का इफेक्ट डालेगा, एसिडिटी को बढ़ाएगा या फिर एसिडिटी को लूज कर देगा या फिर कमजोर करेगा, वो चीजें हम देखने वाले हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिड कंपाउंड बिकॉज दे कैन डोनेट प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके। नाउ द नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज ओवर टू ऑक्सीजन, इसका क्या मतलब है मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। अगर हम बात करें RCOOH, तो ये क्या करता है, RCOO नेगेटिव बनाता है, जो यहाँ है वही यहाँ है, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव वाला है, ये नेगेटिव इधर की तरफ मूव करेगा और ये इधर की तरफ मूव करेगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड या नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। सो क्या कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है वो डीलोकलाइज कर रहा है। नाउ देयर इज द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सो जब हम इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं, इसका मतलब दो तरीके के इफेक्ट हमारे पास हो सकते हैं, दो तरीके के हमारे पास ग्रुप हो सकते हैं। कैसे, एक वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, एक वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करें, ठीक है। हम देख लेते हैं, जो विदड्रॉ करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने दो ग्रुप दिए हुए या दो तरीके के इफेक्ट दिए हुए हैं, समझो जरा। सबसे पहला जो यहाँ पर दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, वो सभी फंक्शनल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को पुल कर लें, विदड्रॉ कर लें या फिर खींच लें, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। और वो जो इफेक्ट डालते हैं उस इफेक्ट को बोलते हैं हम नेगेटिव आई इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी। कैसे एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, पहले ये समझो। मैंने आपसे कहा ये आपके पास कोई एक कंपाउंड है, एसिड है, ऑब्वियसली एसिड है, इसने अपने प्रोटॉन को लूज करा और प्रोटॉन लूज करने के पास इसके पास आया नेगेटिव चार्ज। अब CH3 कैसा ग्रुप है, ये CH3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। और वहीं पर इसे एक एग्जांपल आप मान लीजिए, और दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, दूसरा देखते हैं CH3 CH2 और यहाँ पर Cl, यहाँ पर COOH, प्रोटॉन इसने लूज करा, Cl CH2 COO नेगेटिव। अब ये कैसा ग्रुप है, Cl इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, Cl इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विदड्रॉ करेगा। इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और अब इसे इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है, बट CH3 क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। Cl क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट के थ्रू यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसे इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं, CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी इसको अनस्टेबल बना रहा है, लेकिन ये इसको क्या कर रहा है, स्टेबल बना रहा है। वही यहाँ पर बताया गया है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी। कैसे एसिडिटी, दिस ग्रुप पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द कार्बोक्सिलेट आयन एंड स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये इसकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, इसको आप इधर भी लिख लें, लाइक Cl CH2 COO नेगेटिव। अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ
पुल करता है, जो एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है वो इधर खींचता है। जब खींचता है तो इसको स्टेबल बनाता है। क्या करता है? इसको स्टेबल बनाता है। किसको स्टेबल बनाता है? कॉन्जुगेट बेस को। कॉन्जुगेट बेस को ये स्टेबल बनाता है, और जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस उतनी ज़्यादा एसिडिटी, उतनी ज़्यादा एसिडिटी। ओके, वहीं पर अगर हम प्लस आई इफेक्ट की बात करें, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करते हैं? इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो हम आगे देखेंगे। चलो आगे वाले में देख लेते हैं। इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के, CH2 + NO2 CN CHO COR COH FCl Br एंड I। ओके, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास जो अगला ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को ध्यान से देखो, उसका जस्ट अपोजिट है। मैंने आपसे अभी कहा कि CH3 COOH है, ये ब्रेकडाउन होगा CH3 COO नेगेटिव में। अब CO ये क्या करेगा? क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट देता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करेगा। इसे इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस वो अनस्टेबल हो रहा है। क्या हो रहा है? अनस्टेबल। और कॉन्जुगेट बेस जितना अनस्टेबल होगा, एसिडिटी उतनी घट जाएगी। एसिडिटी क्या होगी? घट जाएगी। तो एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को घटाते हैं। ये एक लाइन में आप याद रखिए। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। राइट द स्ट्रक्चर एंड फार्मास्यूटिकल यूजेस ऑफ ग्लिसरॉल एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल और प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल दोनों दिए हुए हैं, आप स्ट्रक्चर और उनके यूजेस को देख सकते हैं। अगर हम ग्लिसरॉल की बात करें तो सिंपली देयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। देयर आर 3 कार्बन लाइक 1 2 एंड 3, और तीनों पे एक एक हमारे पास OH है। इनकी वैलेंसी को आप सेटिस्फाई कर दीजिए, CH2 और CS। ये हमारा ग्लिसरॉल है। ये क्या है? ग्लिसरॉल। कैसे यूज होता है? ह्यूमेक्टेंट, रिटेन मॉइस्चर इन क्रीम एंड लोशन। मॉइस्चर को रिटेन करने के काम आता है। स्वीटनिंग एजेंट इन सिरप, लैक्सेटिव की तरह भी यूज किया जाता है। सॉल्वेंट एंड व्हीकल्स के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। यूज इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन नहीं, आई एंड ईयर जो ड्रग्स होती हैं उनके प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। इमोलिएंट एंड लुब्रिकेंट की तरह भी यूज किया जाता है। ओके, वहीं पर जब हम प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है C3H8NO2, उसका कुछ इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कुछ नहीं अंतर है, यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 और 3 कार्बन है, 2 यानी कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर CH और 2, ये स्ट्रक्चर है, कुछ भी अलग नहीं है। ओके, अगर एक और H लगा दिया, एक और OH लगा दिया हाइड्रोजन हटा करके, तो वो हमारा ग्लिसरॉल हो जाएगा। यूजेस की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला यहाँ पर यूज दिया हुआ है, वाइडली यूज एज सॉल्वेंट इन ओरल टॉपिकल एंड इंजेक्टेबल प्रिपरेशन या फिर फॉर्मुलेशन। ह्यूमेक्टेंट, जैसा कि पहले वाले में भी दिया हुआ था यूज। व्हीकल फॉर द ड्रग, स्पेशली प्योरली सॉल्युबल ड्रग। यूज इन पेरेंट्रल एंड टॉपिकल प्रिपरेशंस। स्टेबलाइजर इन फॉर्मुलेशन। यूज इन द कॉस्मेटिक एंड डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम। डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी स्किन प्रॉब्लम की बात हो रही है। ओके, स्किन प्रॉब्लम में भी यूज किया जाता है। सो यहाँ पर हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। जो नेक्स्ट हमारा एक और है F। ओके, इसके बाद आई थिंक एक और क्वेश्चन बचेगा, क्योंकि 7 क्वेश्चन होते। क्या है? डिस्कस द प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ एल्किल हाइलाइड। तो पहले एल्किल हाइलाइड को समझू। RX, R यानी CH3, X यानी Cl। ठीक है, X हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है, R एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। एल्किल हाइलाइड आर द कंपाउंड इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम टू एन एल्केन, एल्केन से आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। जैसे अगर मैं कहूं यहाँ पर CH4 बेटा दिया हुआ है, क्या है? CH4, और एक H हटा करके CH3Cl कर दिया जाए, तो एक H हटा करके देखो एक Cl यानी हेलोजन आ गया, तो इसे हम बोलेंगे एल्किल हैलाइड। ठीक है, हमारा एल्किल हैलाइड है। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले फ्रॉम एल्केन। एल्केन से कैसे बनेगा? तो अभी आपने देखा था फ्री रेडिकल रिएक्शन इन एल्केन, वही रिएक्शन यहाँ पर करनी है और आप पाएंगे सेम रिएक्शन। इससे पहले हमने देखी है रिएक्शन, वो बन जाएगा। ठीक है, बाई प्रोडक्ट भी यहाँ पर बनेगा। देन फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से कैसे बनाएंगे? ये रहा आपका एल्कोहल CH3OH, और एल्कोहल से बस कुछ नहीं करना, HCl से ट्रीट करना। एल्कोहल रिएक्ट विद हाइलोजन एसिड और halogenating agent and it will give again an alkyl halide and water molecule also. Okay,
देन फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन की बात करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन, सब हाइड्रोजन हैलाइड यानी HCl की बात हो रही है। एसिड में क्या होगा, एक H यहाँ ऐड कर दीजिए, एक Cl यहाँ ऐड कर दीजिए। हालांकि मैकेनिज्म ऐसा नहीं होता है ना, डोंट थिंक कि मैकेनिज्म बिल्कुल ऐसा होता है, बट सिंपली अभी समझने के लिए क्या करना है, H यहाँ ऐड कर दीजिए, Cl को यहाँ ऐड कर दीजिए और डबल बॉन्ड को ओपन कर दीजिए, हो गया एल्किल हैलाइड। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने आपसे अभी कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट आपके सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन जब आप एसिड के इफेक्ट में बात करेंगे, यानी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ अमीन की जब आप बात करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा। बिना इंडक्टिव इफेक्ट के आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो देखो, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, या शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्टिंग होती है। कहाँ पर? एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्टिंग होती है। किसकी शिफ्टिंग होती है? तो लाइक CH3 Cl है, तो यहाँ पर Cl बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डेल नेगेटिव इस पे आएगा, इस पे डेल पॉजिटिव आएगा। तो इसे कहते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। और ये कौन सा इफेक्ट इंडक्टिव डाला है? तो ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर डाला है। तो डेफिनेशन दी हुई, इंडक्टिव इफेक्ट इज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग अ कार्बन चेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अगर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है तो क्या करेगा, ऐसे समझो लाइक CH3 और X है और इसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये नेगेटिव आई इफेक्ट देगा। CH3 एंड Y है, मान लो इसने इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए तो ये पॉजिटिव आई इफेक्ट देगा। ओके, इसे कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। द इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड। किसके थ्रू ट्रांसमिट होगा? वाया सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये ट्रांसमिट होगा। यहाँ पर पाई बॉन्ड का कोई काम नहीं होगा। देन ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक नेगेटिव आई, एक पॉजिटिव आई। नेगेटिव आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं और जो पॉजिटिव हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो इनको समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेबल छोटी सी बना रखी है, यहाँ से हम समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, ग्रुप दैट पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड देमसेल्फ, सो नेगेटिव आई इफेक्ट। जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लाइक एग्जांपल के लिए ऐसे समझो CH2 COO नेगेटिव और यहाँ पर एक Cl लग गया। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो ये कैसा इफेक्ट दे रहा है? नेगेटिव आई, यानी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है। दिस ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इन द चेन, इलेक्ट्रॉन की कमी कर देगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कर देगा। कहाँ पर? इस रिंग पे, या सॉरी इस चेन में। ये जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव है ये इधर की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप होंगे, रिलीज करने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो सीधा सा मतलब है वो कौन सा इफेक्ट देंगे? पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। ओके, कौन सा इफेक्ट देंगे? पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। ग्रुप दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड, सो पॉजिटिव आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। वो सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इस इफेक्ट को कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। दिस ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द चेन, जैसे CH3 COO नेगेटिव, अब ये प्लस आई इफेक्ट देता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करेगा। ओके, और डोनेट करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी। नाउ द नेक्स्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और इस मॉडल पेपर का सबसे लास्ट छोटा सा टॉपिक है। ये क्वेश्चन पेपर आपको तैयार करना ही है अगर आपको फाइनल्स में अपना गोल अचीव करना है। जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। बात को समझो, इंडक्टिव इफेक्ट को कहा गया कि वो परमानेंट इफेक्ट है। जैसे C और X है तो ये अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो है, दूसरा रिएजेंट हो या फिर ना हो, इस पर नेगेटिव चार्ज ही आएगा, इस पर पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी अराइज होगा जब दूसरा कोई रिएजेंट आएगा। किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा जब तक कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं होगा। आपकी आदत बुरी नहीं होगी जब तक कोई दूसरा बंदा आपसे आकर के जुड़ेगा नहीं। उसी तरीके से इफेक्ट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट इन विच द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड टेक्स प्लेस
वन ऑफ द बॉन्डेड एटम इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट, इट अकर्स ओनली इन द कंपाउंड कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। समझो जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके, और यहाँ पर HBr सपोज करो ऐड होना है HBr को। तो अगर ये HBr ना हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को देखने के लिए यहाँ पर HBr का होना जरूरी है, तब आकर के यहाँ पर CH3 CH2 और Br जुड़ेगा, तब जाकर के यहाँ आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। द इफेक्ट डिसअपियर व्हेन द अटैकिंग रिएजेंट रिमूव। अगर आप HBr को यहाँ से हटा लें तो ये जो इफेक्ट है देखने को आपको नहीं मिलेगा। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक पेपर आपको बस ये तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद एक मैं मॉडल पेपर और आपके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से उस मॉडल पेपर को देख लेना। 2-2 नंबर के क्वेश्चन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए। इसमें एक चीज़ जो आपको और मेंशन मैं कर दूं यहाँ पर, इवन E2 के साथ में SN1 एंड SN2 को बेटा बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही जैसी हैं, अलग नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको श्योरली आंसर करूँगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पेपर यहाँ से आपको बस ये तैयार करना है। इसके नोट्स आप चाहें तो नोट्स बना लें, लॉन्ग क्वेश्चन के नोट अगर आपको बनाने हैं तो वो नोट्स बना लें। शॉर्ट वाले, शॉर्ट क्वेश्चन को 100% प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बट हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। इनमें जितने मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताए वो बहुत बार रिपीट हुए। 2019 से लेकर के मैंने 25 तक के जितने भी पेपर थे उनसे क्वेश्चन निकाले हैं और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तैयार कर लेते हैं तो ऑब्वियसली मैंने जैसे शुरू में बताया कि आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अच्छे मार्क्स इन द सेंस आप 40 या 30 प्लस ही रहने वाले हैं, इससे कम नहीं होगा आपका। ओके, सो आई होप कि आपको कोई चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगेन अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।